नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ग्रीन स्टार चैनल पर और मैं आपका दोस्त आरके फिजिक्स। दोस्तों, हम जो लास्ट की वीडियो में हमने स्टार्ट किया था अपना क्लास 12th फिजिक्स का फर्स्ट यूनिट स्टार्ट किया था जिसका नेम था इलेक्ट्रोस्टैटिक और फर्स्ट चैप्टर हम कर रहे थे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। उसके अंदर मैंने कुछ वीडियो बनाई जिसके हमने अंदर फर्स्ट वीडियो के अंदर इंट्रोडक्शन पढ़ा इलेक्ट्रोस्टैट का, उसके बाद कॉलम्स लॉ के बारे में पढ़ा, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ा, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा। और जो दोस्तों आवाज़ क्लियर आ रही है मेरी? ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, मैं आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। हमने पिछली वीडियो के अंदर कॉलम्स लॉ पढ़ा जिसके अंदर हमने फोर्स निकाला बिटवीन टू चार्जेस, उसका मैग्नीट्यूड निकाला। लेकिन दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है कॉलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ये टॉपिक हम पढ़ क्यों रहे हैं, इसका रीज़न क्या है? देखो दोस्तों, हम जो कॉलम्स लॉ पढ़े थे वो क्या था कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है बिटवीन टू चार्जेस लगता है, अगर वो हमारे दोस्तों सेम चार्जेस हैं, जैसे मैंने यहाँ पर दिया हुआ है पॉजिटिव, तो उनके बिटवीन कैसा फोर्स लगेगा? रिपल्शन फोर्स। अगर वो अनलाइक चार्जेस जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव, तो उनके बिटवीन कैसा फोर्स लगेगा? अट्रैक्शन फोर्स। ठीक है दोस्तों, उसके थ्रू हमने एक फार्मूला निकाला, यानी फोर्स निकाला था। वो क्या था? F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। F फोर्स था दो चार्ज के बिटवीन लगने वाला फोर्स, और K क्या था? एक कांस्टेंट वैल्यू थी जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट बोलते हैं, जिसकी वैल्यू क्या थी? 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कॉलम स्क्वायर। आर उनके बिटवीन चार्ज के बिटवीन लगने वाला आर क्या था? Q1 और Q2 के बिटवीन डिस्टेंस था, और Q2 दो चार्जेस का मैग्नीट्यूड था। ठीक है दोस्तों, हमने इसके थ्रू हमने क्या निकाला? फोर्स निकाला। ये सिंपल कॉलम लॉ के थ्रू फोर्स निकाला था चार्ज के। लेकिन क्या ये हमें डायरेक्शन बताता है? तो आंसर क्या है? नो। तो इसीलिए हम डायरेक्शन बताने के लिए उसकी, अगर हमें किसी दो चार्ज के बिटवीन हम फोर्स बता रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अगर हमें उसकी डायरेक्शन बतानी है तो दोस्तों हमें उसको किस रूप में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा? वेक्टर फॉर्म में। यही आज का हमारा टॉपिक है। तो दोस्तों क्लियर हो गया? इसके थ्रू हम इसकी फोर्स की डायरेक्शन बता सकते हैं। तो डायरेक्शन बताने के लिए हम उसकी पहले वेक्टर फॉर्म निकालते हैं। वेक्टर फॉर्म निकालने के लिए जैसे मैंने यहाँ पर एक चार्ज ले लिया दोस्तों, जो ये चार्ज लिया है हमने, ये हमारा क्या है? Q1 और Q2। दोस्तों, ये डायग्राम आपको अगर क्लियर हो गया तो इसका डेरिवेशन बिल्कुल इजी है, जिसके थ्रू हम इसकी डायरेक्शन बता सकते हैं फोर्स की। देखो दोस्तों, मैंने यहाँ पर एक चार्ज लिया Q1, दूसरा लिया Q2, ये किसी पॉइंट पर रखे हुए हैं। यहाँ पर है हमारा ओरिजिन। अगर मैं दोस्तों इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में इस Q1 चार्ज की पोजीशन बताना चाहूँ, तो अगर इस लाइन को मैं ज्वाइन कर दूँ इस Q1 से, वो क्या मानिए हमने? R1। क्या मानिए दोस्तों? R1। ठीक है दोस्तों, ये कह सकते हैं O से Q1 का बीच का डिस्टेंस है R1, या फिर मैं क्या कह रहा हूँ, O से Q1 तक की हमें पोजीशन बतानी है, यानी इसके O के रिस्पेक्ट में Q1 की पोजीशन बता रही है, तो हमने पोजीशन वेक्टर यहाँ पर डिनोट किया R1। सेम ऐसा ही Q2 की पोजीशन बतानी है विद रिस्पेक्ट O, तो यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट किया? पोजीशन वेक्टर R2। क्लियर है दोस्तों? तो दोस्तों, ये हो गया हमारा पोजीशन वेक्टर R1 और R2, Q1 और Q2 की पोजीशन बताने के लिए विद रिस्पेक्ट टू O। तो दोस्तों आगे देखो, Q1 और Q2 के दोनों का बीच का डिस्टेंस भी बताना पड़ेगा हमें, यानी उसका बीच का डिस्प्लेसमेंट। देखो दोस्तों, Q1 और Q2 के बीच का डिस्प्लेसमेंट मैंने लिखा है R12। ऐसा क्यों लिखा दोस्तों? तो सुनो ध्यान से डियर स्टूडेंट, अगर हम Q1 से Q2 के बीच का डिस्प्लेसमेंट बता रहे हैं तो उसी की डायरेक्शन में बताएंगे R12, और ये डायरेक्शन भी नोट किया देखो दोस्तों। क्लियर है? R12 जिस डायरेक्शन से, जिस पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर, कहां से माप रहे हैं? Q1 से Q2, Q1 से Q2, उसी की डायरेक्शन में R12 पोजीशन वेक्टर। सेम एज इट इज Q2 से Q1 की ओर मापें डिस्प्लेसमेंट, तो क्या लिखेंगे? R12। क्लियर है दोस्तों? तो ये था यहाँ का डिस्प्लेसमेंट। अब देखो, सेम चार्जेस लिए हैं तो दोनों के बीच में क्या लगेगा?
रिपल्शन फोर्स। और वो फोर्स देखो Q1 Q2 को ये लाइन क्या कर रही है, ज्वाइन कर रही है, तो इसी ही लाइन के अलोंग हमारा फोर्स लगेगा। क्लियर दोस्तों, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये Q1 चार्ज, ये Q2 चार्ज, दोनों को जो लाइन ज्वाइन कर रही है उसी लाइन के अलोंग हमारा फोर्स लगेगा। इन दोनों के बिटवीन जो फोर्स लग रहा है Q1 और Q2। अब देखो अगर मैं फोर्स निकालूं, क्लियर दोस्तों, तो यहाँ से ध्यान से देखना दोस्तों, अगर मैं देखो Q1 पर मैंने इसको लिखा है F12, यानी फोर्स लग रहा है 1 पर ड्यू टू चार्जेस Q2। तो सबसे पहले अगर मैं फोर्स निकालूं F12, यानी ये फोर्स कौन सा है, चार्ज 1 पर लग रहा है ड्यू टू चार्ज Q2, यानी फोर्स Q1 पर निकाल रहे हैं किसके दौरान, चार्ज Q2 के अनुसार दौरान। ठीक है दोस्तों, वो क्या होगा, K Q1 Q2 अपॉन में। अब दोस्तों हमने क्या ले गए यहाँ पर पोजीशन वेक्टर, R12 या R21। तो दोस्तों याद रखना, हम फोर्स क्या ले रहे हैं, F12, इसकी डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, R21, वही लेंगे R21, और साथ में इसका क्या, स्केयर। ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्या हो गया फोर्स, और साथ में डायरेक्शन बताने के लिए इसके इसी पोजीशन वेक्टर का क्या लेंगे हम, यूनिट कैप। ये किसको बता रहा है, इस फोर्स की डायरेक्शन को बताने के लिए। सेम दोस्तों आप सोचो थोड़ा, R21 क्या होगा, R21 फोर्स लग रहा है, फोर्स निकाल रहे हैं कौन से चार्ज पर, Q2 चार्ज पर ड्यू टू चार्ज Q1। ठीक है दोस्तों, वो क्या होगा, K Q1 Q2 अपॉन में। अब यहाँ पर दोस्तों देखो क्या पोजीशन वेक्टर लोगे आप, फोर्स क्या लग रहा है 21, इसकी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कौन सा है, R12। क्लियर दोस्तों, पोजीशन वेक्टर वही लेना है। मैं कहता हूँ ये फोर्स F1 है, इसकी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हम पोजीशन ले रहे हैं R1, तो ये R1 ही लेंगे। जैसे इसकी डायरेक्शन में F21 की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना है, R12। इसी में बच्चे गलती करते हैं, तो डियर स्टूडेंट आपको समझ आ गया होगा मेरा कहना। ठीक है, और अब इसका डायरेक्शन बताने के लिए यूनिट कैप क्या लेंगे, यही सेम इस पोजीशन का R यूनिट कैप। क्लियर दोस्तों, ये हमारे पास आ गया फोर्स F12 और 21। तो दोस्तों देखो थोड़ा, ये क्या हमारा यूनिट कैप, +1 के अंदर आपको क्या होगा, क्या होता है, R वेक्टर अपॉन में R मैग्नीट्यूड। ठीक है दोस्तों, तो वही तो किया, देखो मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट कैप इक्वल टू R वेक्टर। R वेक्टर फोर्स वेक्टर, मैग्नीट्यूड ये क्या बता रहा है, मैग्नीट्यूड ये क्या बता रहा है, कैप, यूनिट कैप यानी डायरेक्शन। क्लियर है दोस्तों, यही चीज़ मैंने लिखी है यहाँ पर। तो यहाँ से निकाल लिया F12 और 21। तो दोस्तों नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या आता है कि जो हमने ये R21 लिखा है, R12 कैप लिखा है, क्या हम इसको अब R1 R2 या सिंपल R12 पोजीशन वेक्टर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कर सकते हैं दोस्तों। क्लास 11th के अंदर आपने मैथमेटिक्स के अंदर या फिजिक्स के अंदर आपने एक पढ़ा है, क्या चीज़ पढ़ी है, वेक्टर एडिशन ट्रायंगल लॉ। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, वेक्टर एडिशन ट्रायंगल लॉ। उसके अनुसार क्या था कि अगर एक ट्रायंगल के अंदर दो लाइन कंटिन्यू हैं, उनका एडिशन थर्ड लाइन के, जो थर्ड लाइन है उस ट्रायंगल कंप्लीट कर रही है, वो थर्ड लाइन क्या होगी, उन कंटिन्यू लाइन के अपोजिट डायरेक्शन में होगी, और वो उसको क्या करेंगे, उनका रिजल्टेंट रिप्रेजेंट करती है। कैसे दोस्तों, देखो ये ट्रायंगल की लाइन देखो, ये R1, इसके आगे डायरेक्शन कंटिन्यू R12, ये दो लाइन होगी कंटिन्यू। थर्ड लाइन देखो R2, ये इनके अपोजिट डायरेक्शन में है, ये क्या करेगी, इन दोनों के एडिशन का रिजल्टेंट डिफाइन करेगी। कैसे दोस्तों, देखो R12 ये कंटिन्यू लाइन होगी, थर्ड लाइन के अपोजिट है R2, यही लाइन इन दोनों का क्या कर रही है, रिजल्टेंट बता रही है हमें। इसी को बोलते हैं वेक्टर एडिशन ट्रायंगल लॉ। ठीक है दोस्तों, यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, R12 निकाल लेंगे, क्या आ गया, R2 R1। क्लियर है दोस्तों, मेरा कहना आपको समझ आ ही गया होगा। अब यहीं से सेम इससे R21 R2
R21, ये दोनों क्या होगी, कंटिन्यू लेने के इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या है R1, ये इनका रिजल्टेंट बताएगी। R2 बोलो दोस्तों, R21 और ये R1। तो डियर स्टूडेंट यहाँ से क्या निकाल लेंगे हम, R21 R1 R2। तो दोस्तों हमने यहाँ से R21 निकाला। तो देवी और सज्जनों, आपको मेरा कहना समझ आ गया होगा कि हमने यहाँ से मजाक बाद में, तो यहाँ से R1 की वैल्यू क्या है, R21 माइनस R1, R21 की वैल्यू क्या आएगी, R1 माइनस R2। तो इसको क्या यहाँ पर पुट कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसी का पुट करने के लिए हमने इसकी वैल्यू निकाली थी। तो दोस्तों, डियर स्टूडेंट, देवी और सज्जनों, भाई और बहनों, आपको मैं कहना चाहता हूँ कि अभी हमने कॉलम लॉ एंड वेक्टर फॉर्म पढ़ा है। किस लिए पढ़ा है, फोर्स की डायरेक्शन बताने के लिए। तो पुट कर कीजिए यहाँ पर दोस्तों, F1 वेक्टर K Q1 Q2 अपॉन में R21 क्या आ जाएगा दोस्तों, R1 माइनस R2। क्लियर दोस्तों। साथ में इसके क्या लिखेंगे, स्क्वायर या क्यूब, क्यूब लिखेंगे, क्यूब लिखेंगे। देखो दोस्तों, R ये था, क्या इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं R21 यहाँ देखिए R21 लिख सकते हैं। तो अब आगे इसको हम ये लिख सकते हैं R2 लिख सकते हैं, सॉरी, ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। ठीक है दोस्तों, आपको मेरा कहना समझ आ गया होगा। तो इसकी ही वैल्यू हमने यहाँ पर क्या करनी है, पुट करनी है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जब R21 की जगह R12 यानी ये R12 है, तो ये वैल्यू पुट करेंगे हम, ये वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ से एक R12 और नीचे R12, तो टोटल स्क्वायर था, तो ये क्या हो जाएगा, क्यूब, और साथ में क्या आ जाएगा R1 R2 वेक्टर। ठीक है दोस्तों, ये हमारा डायरेक्शन बता रहा है पोजीशन के साथ। और यहाँ पर सेम ऐसे ही ये आप कर ही लोगे, Q1 Q2। आप देखो जल्दी से बताओ देवी और सजनों, बताया नहीं आपने, R1 की जगह R2 माइनस R1, सेम R12 की जगह वही R2 माइनस R1, ऐसे ही सेम आ जाएगा, इसका अपोजिट आ जाएगा। तो आप समझ ही गए होंगे। अगर ना आए कमेंट कीजिए, मेरे से पूछिए, तो आंसर आपको फिर मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, R2 R1, यहाँ देखिए R1 R2 माइनस R1, अब स्क्वायर था, साथ में यहाँ से एक और पावर आ जाएगी, और यहाँ पर क्या लिखेंगे R2 माइनस R1। तो डियर स्टूडेंट, ये टॉपिक हमारा यहीं कंप्लीट होता है। क्या टॉपिक था, कॉलम लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ये हमने क्यों पढ़ा, इसका पढ़ने का एक ही मकसद था कि जो हमने कॉलम लॉ पढ़ा था उसमें हम ओनली फोर्स का मैग्नीट्यूड बताते थे, और इसके थ्रू हमने इसकी डायरेक्शन भी बता दी है। ठीक है दोस्तों, आपको समझ आ गया होगा। ठीक है। और दोस्तों, जो हमारे जितना मैं करवा रहा हूँ, अगर आपको इसको नोट्स चाहिए तो हमारी स्क्रीन पर एक नंबर आया होगा, या डिस्क्रिप्शन के अंदर जाके देखिए, आपको लिंक या नंबर मिल जाएगा, उस पर मैसेज कीजिए, तो आपको इस यूनिट के हैंड रिटन नोट्स अवेलेबल होंगे। क्लियर दोस्तों। तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।